जय हिंद। मंच पर मेरे साथ सिलीगुड़ी के डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष शंकर मलाकार जी, जनरल सेक्रेटरी डीसीसी जीवन मजुमदार जी, प्रेसिडेंट ब्लॉक कांग्रेस तपन फाइन जी, राजेश यादव जी ब्लॉक कांग्रेस प्रेसिडेंट ही हैं, मोसलेउद्दीन अली अहमद जी चेयरमैन माइनॉरिटी सेल और विश्वजीत सरकार जी, आप सभी मीडिया के साथी जो आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, इस बहुत ही अहम मुद्दे को कवर करने के लिए, उस पर गौर करने के लिए और ताकि उस पर अहम चर्चाएं हमारे समाज में हो सकें, आप सबका भी तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं अपना वक्तव्य और भूमिका हिंदी में रखूंगी, यदि कोई अंग्रेजी में बाइट लेना चाहे तो उसको हम बाद में अलग से कर लेंगे। तो दोस्तों, बात 1937 की है। हमारे देश के अंदर अंग्रेजों का राज था, सब जानते हैं। वो दौर था आजादी से पहले का दौर, स्वतंत्रता संग्राम अभी चल ही रहा था और अपने चरम की ओर था। एक सदी से ऊपर बीत चुकी थी, अंग्रेजों की प्रताड़नाएं बढ़ती जा रही थी। फूट डालो और राज करो कि जो उनकी कूटनीति थी, उसने भारत को पहले बिखेरते हुए धीरे धीरे एक कर दिया और जोड़ दिया। जैसे जैसे कांग्रेस के स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करते हुए जैसे जैसे उसको अपने अंजाम की तरफ ले जाना शुरू किया, जब देश के अंदर सारे समाचार पत्र जो थे वो अंग्रेजी में चलते और अंग्रेजों के जो मुखबिर थे, जो अंग्रेजों के अखबार थे, अंग्रेजों के ही तमाम जो जरिए थे खबर फैलाने के, या यूं कहा जाए अफवाह फैलाने के और फूट डालने के, वो पूरे देश के अंदर छाए हुए थे। ऐसे में पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर के पुरुषोत्तम दास टंडन जी, आचार्य नरेंद्र देव जी और रफी अहमद किदवई जी जैसे न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने मिलकर के एक मुहिम छेड़ी और ये कहा कि हम भारतीयों को हमारी खबरें और हमारे लोग क्या कर रहे हैं वो हमारी भाषा में जानना चाहिए। और ऐसे में 3 अखबार शुरू किए गए, नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज के नाम से इन अखबारों को शुरू किया गया। आपको याद होगा 2002 में जब गोधरा कांड हुआ, हमारे प्रधानमंत्री ने एक न्यूज चैनल को बाइट देते हुए उस समय कहा था कि उनसे पूछा गया, बीबीसी ने पूछा कि आप क्या बेहतर करते हैं, तो उन्होंने कहा मैं इसमें ये बेहतर कर सकता था कि मैं मीडिया को जरा बेहतर मैनेज कर सकता था। तो देखा जाए तो 1937 से पहले अंग्रेज भी हमारे देश के अंदर यही कर रहे थे कि मीडिया को बड़ी तरतीब से मैनेज कर रहे थे। लेकिन ऐसे में नेशनल हेराल्ड आया, नवजीवन आया, कौमी आवाज आया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, पटेल और हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी और उस समय का नेतृत्व था, उन सब के मार्गदर्शन में इन अखबारों ने तहलका मचा दिया। और इतना तहलका मचा दिया कि 1942 के अंदर अंग्रेजों को इस अखबार पर, इस मुहिम के ऊपर प्रतिबंध लगाना पड़ा। प्रतिबंध ऐसा लगा कि 1942 से लेकर 1945 तक वो प्रतिबंध लगा रहा और तब जाके वो प्रतिबंध हटा। ये जो अखबार थे ये किसके द्वारा शुरू किए गए थे? एक संस्था बनाई गई, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, AJL के नाम से, जो आजकल सुर्खियों में भी छाई हुई है। और उसी के संदर्भ में बात करने के लिए, उसी के बारे में बात करने के लिए आज मैं आपके बीच में हूँ। पर उससे पहले आऊं उस बात पर कि भूमिका जानना बहुत जरूरी है कि जो AJL संस्था उस समय बनाई गई, इसके नाम में बहुत सारे जगहों पर प्रॉपर्टीज थी, अचल संपत्तियां थी। दिल्ली, पंचकुला, मुंबई, लखनऊ, पटना और इंदौर में अचल संपत्तियां थी और आज भी हैं। लेकिन इन सब अचल संपत्तियों में से एक ही संपत्ति सिर्फ फ्री होल्ड संपत्ति थी, यानी एक ऐसी संपत्ति जिसको बेचा जा सकता था, वो लखनऊ के अंदर मौजूद है। उसके अलावा जो सारी संपत्तियां हैं जो आज भी AJL के नाम में खड़ी हैं, वो सारी संपत्तियां इसलिए आवंटित की गई थी, इस शर्त पे आवंटित की गई थी
कि वहां से सिर्फ और सिर्फ इन अखबारों को चलाने का काम किया जाएगा, उसके अलावा उन संपत्तियों से कोई ना मुनाफा ले सकेगा ना दे सकेगा। अब देखिए दोस्तों क्या हुआ कि ये तो थी अंग्रेजों के दौर की बात। अंग्रेजों के दौर में प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन आज जिसको हमारे प्रधानमंत्री अमृतकाल कहते हैं, उस अमृतकाल में आखिर क्या हो रहा है? उस अमृतकाल के अंदर झूठ फैलाया जा रहा है, तो सत्य बनाम मिथ्या की एक लड़ाई छिड़ गई और उस सत्य मिथ्याओं का खंडन करके उस सत्य को आज आपके सामने रखने का काम हम कर रहे हैं। देश के कोने कोने से आज कांग्रेस के तमाम लीडरान जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके इन तथ्यों को आप सबके सामने, देश की जनता के सामने लाने पर इसीलिए विवश हो गए हैं क्योंकि मीडिया को मैनेज कर लिया है प्रधानमंत्री ने, क्योंकि डर गए हैं प्रधानमंत्री। इतने डर गए हैं 400 पार न आने से, संविधान बदलने के मंसूबे नाकाम होने से और उसके बाद आज सर्वोच्च न्यायालय की ललकार से और पूरे देश की जो ललकार उनकी तरफ उठ रही है, उससे इतने डर गए हैं कि नेशनल हेराल्ड के केस को फिर से उठा करके केंद्र बिंदु बना दिया है, केंद्र में ले आए हैं, लाइमलाइट में ले आए हैं। पर ये पूरा मसला आखिर है क्या? मैंने आपको बताया कि एजेएल नाम की एक संस्था थी और उस एजेएल नाम की संस्था से ही अखबार चलाए जा रहे थे जिस पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगाए। बाद में दशकों तक ये अखबार चलते रहे, स्वतंत्रता मिल गई, संग्राम पूरा हो गया, हम आगे बढ़ चले, देश अग्रसर हुआ तरक्की की ओर। और ऐसा करते करते आ गया 2010 तक आते आते ये देखा गया कि एजेएल, ये संस्था जो देश के स्वतंत्रता संग्राम में इतनी बड़ी, इतनी अहम भूमिका निभा रही थी, किसी एजेएल के ऊपर ऐसा संकट आया, ऐसा वित्तीय संकट आया कि वो बहुत घाटे में जाने लगी। ऐसे में हमारा संविधान कहता है दोस्तों, अनुच्छेद 49 आर्टिकल 49 और आर्टिकल 51A(b) के तहत हमारा संविधान क्या कहता है? वो कहता है कि स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ कोई भी जो प्रतीक हो, ऐसी कोई भी यादगार हो, ऐसे कोई भी सूचक हो, उन सब का संरक्षण करना मेरा, आपका, हम सबका, हमारे प्रधानमंत्री का, इस सरकार का, इस देश के हर व्यक्ति का कर्तव्य है, हमारा दायित्व है। और वही करते हुए कांग्रेस पार्टी ने 2002 से लेकर के 2010 तक ये जो संस्था थी एजेएल, इसको बचाने के लिए बहुत सारे लोन्स दिए, टुकड़ों टुकड़ों में छोटे छोटे लोन्स चेक के माध्यम से दिए और करते करते ये जो लोन का जो अमाउंट था, ये जो लोन की राशि थी, ये 2010 तक आते आते 90 करोड़ पहुंच गए। तो इस 90 करोड़ की जो राशि थी, जो लोन था, जो ऋण था, जिसका डिक्लेरेशन कांग्रेस ने हमेशा अपने कागजों में, अपनी बैलेंस शीट्स में किया, वो इर्रिकवरेबल हो गया था, उसको चुकाना एजेएल के लिए नामुमकिन हो गया। ऐसे में 2010 में जो है कानूनी सलाह ली गई 2010 से 12 के बीच में, और कानूनी सलाह लेकर के जैसा कि हमारा बैंक्रप्सी कोड, जो हमारे कानून है, उनके तहत बताया गया है कि यदि कोई दिवालिया हो जाए कोई संस्था और उसके ऋण देने की जो उसका सामर्थ्य है, जो उसकी क्षमता है, वो न रहे, ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में हमारे बैंक्स उसी बैंक्रप्सी कोड के तहत आए दिन, हर दिन बहुत सारे लोन्स को इक्विटी में ट्रांसफर कर देते हैं, इक्विटी में कन्वर्ट कर देते हैं और उसे इक्विटी में कन्वर्ट करके उसके शेयर्स के माध्यम से उस लोन को आगे बेच दिया जाता है। तो दोस्तों, ऐसे में कांग्रेस पार्टी के जो उस समय के सबसे बड़े पदाधिकारी थे, उस समय के सबसे बड़े जो हमारे 4 पदाधिकारी थे, जिसमें सोनिया गांधी जी थी, जिसमें हमारे तत्कालीन कोषाध्यक्ष थे मोतीलाल वोरा जी, ऑस्कर फर्नांडिस जी तत्कालीन एआईसीसी महासचिव थे, और राहुल गांधी जी जो तत्कालीन एआईसीसी महासचिव थे। ये 4 यंग इंडियन नामक एक संस्था नहीं बनाई गई, उसके शेयर होल्डर्स ने, और उस संस्था ने जो है उस ऋण को कन्वर्ट करके इक्विटी में उसके शेयर्स को खरीद लिया एजेएल को बचाए रखने के लिए। ये याद रहे कि एजेएल की आज भी सारी संपत्तियां एजेएल के नाम में है। यंग इंडियन को जो बनाया गया वो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 25 के तहत बनाया गया, और ये सेक्शन 8A की कैटेगरी में आने वाली एक कंपनी है, नॉन प्रॉफिट कंपनी है, जिसके
शेयर धारकों को, जिसके निदेशकों को न कोई सैलरी मिलती है, न कोई वेतन मिलता है, न कोई एजेएल के कुछ मिलता है। तो ये तो रही बात एजेएल और यंग इंडियन के संबंध की। उसके बाद से यंग इंडियन के माध्यम से एजेएल को चलाया जाता रहा है और इस तरीके से आज भी एजेएल नेशनल हेराल्ड को प्रकाशित करता है, नवजीवन को प्रकाशित करता है और ऑनलाइन बहुत सारी मीडिया की गतिविधियां करता है। अब ऐसे में दोस्तों, मैंने आपसे कहा कि सत्य बनाम मिथ्या की ये लड़ाई है और मैंने कहा कि प्रधानमंत्री डरे हुए हैं और बुरी तरह डरे हुए हैं, उनकी पूरी सरकार डरी हुई है। पिछले दिनों देश की गतिविधियां आप सब जानते हैं और उसी के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने गुजरात में जाकर के अपना अधिवेशन किया। जब हमारे नेता गुजरात से ललकारे, जब कांग्रेस पार्टी के बबर शेर गुजरात से दहाड़े, तो ऐसे में दिल्ली में बैठे हुए जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री महोदय हैं, दोनों ने अपने अपने जो शस्त्र बना लिए हैं, इस देश की संस्थाएं, इस देश की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को जो उन्होंने अपना इलेक्शन डिपार्टमेंट बना लिया है, उसका शस्त्रीकरण कर लिया है। उन शस्त्रों को उन्होंने निकाल छोड़ा और तब हमने देखा कि वहां 9 अप्रैल को हमारा अधिवेशन चल रहा था और यहाँ 9 अप्रैल को केंद्र सरकार ने, ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक चार्जशीट दायर की नेशनल हेराल्ड मामले में। तो अब ऐसे में एक जो बड़ी अहम बात सामने आती है वो ये है कि हाल ही में संसद के अंदर एक प्रश्न पूछा गया कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, इसका सक्सेस रेट क्या है। पिछले 11 वर्षों में ये संसद के अंदर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फाइनेंस मिनिस्ट्री के, पंकज चौधरी जी, वो संसद के पटल पर उत्तर देते हुए बता रहे हैं कि आखिरकार कितने मामले हुए और उसमें से कितनों में सफलता मिली। तो विपक्ष के जो नेता हैं उनके ऊपर 193 मामले हुए और उन 193 मामलों में से 2 मामलों में ही केवल हमें जो है सफलता मिली। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को 2 ही मामलों में सफलता मिली। तो इस बात को देखते हुए आज अगर नेशनल हेराल्ड के केस को देखा जाए, नेशनल हेराल्ड का जो केस है वो भाजपा के ध्यान भटकाने का, बरगलाने का, इस देश की जनता को झूठ फैलाने का, मीडिया को मैनेज करने का, मीडिया को खुराफाती झूठी जानकारी देने का एक शस्त्र बन गया। जिस पार्टी के नाथूराम गोडसे ने, जिस विचारधारा के नाथूराम गोडसे ने गांधी की हत्या उस दौर में की थी, वो हत्या आज भी जारी है। गांधी ने कहा था कि आप मेरे शरीर को मार सकते हैं, मेरे विचारों को नहीं। तो फिर इन लोगों ने ठान लिया कि गांधी की हत्या को, उनकी विचारधारा की हत्या को हम जारी रखेंगे और वो कैसे जारी रखेंगे कि सत्य के ऊपर बार बार आघात करते रहेंगे। अब देखिए ये मामला शुरू कैसे हुआ था। एक व्यक्ति है सुब्रमण्यम स्वामी नाम के, शिकायत हुई इस मामले में। उन्होंने मूल शिकायत यानी ओरिजिनल कंप्लेंट की सन 2013 में। उससे पहले वो 2012 में इलेक्शन कमीशन के पास भी जा चुके थे और इलेक्शन कमीशन ने उनके मुंह पर करारा तमाचा मारा। उसके बाद 2013 में इन्होंने ये शिकायत दोबारा से की और उस शिकायत के माध्यम से कोर्ट गए। मगर आपको जानकर हैरानी होगी, एक कहावत है हिंदी में, मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। तो यहाँ मुद्दई थे सुब्रमण्यम स्वामी, जो 2020 में मैदान छोड़कर भागे। अपने ही शिकायत के केस में 2020 में जब सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी कोर्ट में पेश होते जा रहे थे और कोर्ट को कह रहे थे कि भाई ये लिस्ट ऑफ विटनेसेस तो दे नहीं रहे, ये कोर्ट की जो कार्य प्रणाली है उसको फॉलो नहीं कर रहे, इन्हें कहा जाए कि केस में इस तरह से विलंब न करें, जल्दी, इनका ही इंटरेस्ट है जस्टिस का, तो जल्दी से न्याय दिलवाया जाए। ऐसे में वो हाई कोर्ट गए और अपने ही मामले पर स्टे लगवा लिया। 2020 में अपने ही मामले पर स्टे लगवाकर मैदान से भाग गए। आज तक वो मुकदमा ज्यों का त्यों खड़ा है। लेकिन ऐसे में सरकार ने 2021 में ईडी के माध्यम से एक शिकायत दर्ज कराई। अब यहाँ एक और बात गौरतलब है, सरकार ने 2015 में भी ये मामला जो था वो ईडी के हाथों सुपुर्द किया। ईडी के सुपुर्द किया गया 2015 में। उस समय वहां के निदेशक थे ईडी के निदेशक राजन कटोच जी ने ईडी में अपनी रिपोर्ट फाइल की और इस मामले को रद्द कर दिया, रफा दफा हो गया। लेकिन उसके बाद हमने क्या देखा, अगस्त 2015 में राजन कटोच ने नेशनल हेराल्ड को क्लीन चिट दी और सितंबर 2015 में, 1 महीने बाद, राजन कटोच जी के हाथ से ये मुकदमा वापस ले लिया गया। और उसके बाद उनके साथ और जो घटा वो तो आपको अशोक लवासा का भी पेट याद होगा। तो इसलिए इस प्रकार से दोस्तों ये जो मामला है, न इसमें मनी है, न इसमें लॉन्ड्रिंग है, न इसमें कोई लेन देन हुआ,
न इसमें कोई क्राइम हुआ। लेकिन ये जो सरकार है आज देश को बरगला के ये बताने पे आमादा है कि नेशनल हेराल्ड मामले में हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी खड़ी है। सबसे बड़ी अफवाह, पहली अफवाह, जिस प्रॉपर्टी की बात, नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी की बात, अचल संपत्तियों की बात होती है, उस प्रॉपर्टी को नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर ही आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कार्य कर रहा है। डिपार्टमेंट ने उस प्रॉपर्टी का आकलन करके 413 करोड़ कुल उसकी कीमत बताई है, जिसमें से मैंने पहले आपको बताया एक ही प्रॉपर्टी लखनऊ में ऐसी है जो कि तो खड़ी है, जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, बाकी सब प्रॉपर्टीज के ऊपर शर्त लागू है, प्रतिबंध लागू। ऐसे में आप फिर ये देखिए कि क्या ये कोई नई बात है? जिस तरह से जो एजेएल ने अपने लोन को इक्विटी में ट्रांसफर करके आगे यंग इंडियन को दे दिया, एजेएल के पहले से 700 शेयर धारक थे। एक दूसरी अफवाह जो भाजपा उड़ाती है कि हजारों शेयर धारक थे, वो हजारों शेयर धारकों को नकार दिया गया, उनसे बात नहीं की गई। जी नहीं, 700 शेयर धारक थे और 701वां शेयर धारक बना यंग इंडियन, और यंग इंडियन ने आकर के आगे उसी की गतिविधियों को जारी रखा। तो ऐसे में ये जो इस तरह से कन्वर्शन किया गया, क्या ये पहली बार हुआ है? मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहती हूँ। रुचि सोया एक कंपनी हुआ करती थी, जिसे बाबा रामदेव की कंपनी ने इसी तरीके से कन्वर्ट करके, इक्विटी में कन्वर्ट करके उसके शेयर्स के माध्यम से उसका लोन खरीदा, क्योंकि उसका लोन भी रिकवरेबल हो गया। और दूसरा उदाहरण, हाल का उदाहरण, दूसरा जो उदाहरण है ये वोडाफोन का उदाहरण है। आपको याद होगा कि हाल ही में मोदी सरकार ने वोडाफोन का 36,000 करोड़ रुपए माफ किया था ऋण, क्योंकि रिकवरेबल हो गया था, और फिर उसका स्वामित्व अपने हाथ में ले लिया था, यानी उसकी ओनरशिप अपने हाथ में ले ली थी, जो कि उस समय 22% थी और आज बढ़ के 48.99% यानी लगभग 49% हो गई। तो ऐसे में ये जो सारे काल्पनिक झूठ, ये जो सारी काल्पनिक बातें इस देश से भाजपा कर रही है और कह रही है, इसे हम सिर्फ राहुल गांधी का डर ना माने तो और क्या माने, क्योंकि प्रधानमंत्री यदि किसी से डरते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से डरते हैं। और क्यों? क्योंकि पिछले वर्ष आपको याद होगा, जब संविधान के सामने झुकने पर माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मजबूर कर दिया था नरेंद्र मोदी जी को, उस समय संसद में अपना पहला भाषण देते हुए राहुल गांधी जी हमारे नेता में अभय मुद्रा, जो कांग्रेस का चिन्ह भी है, ये अभय मुद्रा दिखाई थी और ये बताया था कि डरो मत। सरकार से भी कहा था और इस देश के एक नागरिक से भी कि डरो मत, ये कांग्रेस है, अभय मुद्रा, ये अभय मुद्रा ही कांग्रेस है। न कांग्रेस डरने वाली है, न कांग्रेस झुकने वाली है, न कांग्रेस इनके मंसूबों को कामयाब होने देने वाली है। जिस कांग्रेस ने अंग्रेजों के सैकड़ों सालों के शासन को इस देश से खदेड़ दिया, उसके आगे ये जो नए नए तानाशाह बने हैं, इनकी कोई बिसात नहीं। तो इसलिए आज आप सबके माध्यम से हम देश को यही संदेश देना चाहते हैं कि सत्यमेव जयते, सत्य जीतेगा और हमेशा की तरह झूठ हारेगा। हम डटे हैं, हम खड़े हैं, हम सच को आपके सामने तब तक लाते रहेंगे जब तक भाजपा का मीडिया मैनेजमेंट, जब तक भाजपा का प्रोपेगेंडा मैनेजमेंट गोएबेलियन हिटलर के अंदाज में, जो एक उन्होंने तो झूठ की प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री ही बना दी थी, यहाँ वो अघोषित मिनिस्ट्री है, जब तक उस अंदाज में यहाँ पर ये नहीं, तब तक हम डटे रहेंगे। अब आपके प्रश्न। ये जो सारा मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी है, ये आपसे हम नोट भी शेयर करेंगे। आप लोगों के पास 6 रुपया 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया केवल 6 रुपया 1 करोड़ 6 रुपया 1 करोड़ के 1 करोड केवल 6 रुपैयाँमा किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। 6 रुपया 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया 6 रुपया। डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो। डिजाइन रेडी है सर, आप बताइए हाइट कितना रखना है सर? कोरोना मटेरियल फाइनल सर, याद करोगे जिंदगी में अटैचमेंट तो नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish.
360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homelane, interiors made easy. Homelane, Siliguri. Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न ए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। एसके लाइभ मिडिया करियर गाइडेन्स 10औं वा 12औं पछि के गर्ने सोचिरहनु भएको छ? उत्कृष्ट डिप्लोमा कोर्सहरू प्यारामेडिकल, एभिएसन, फ्यासन डिजाइनिङ, ग्राफिक डिजाइनिङ, होटल म्यानेजमेन्ट, इभेन्ट म्यानेजमेन्ट, इन्टेरियर डिजाइनिङ, ब्युटिसियन कोर्स, फोटोग्राफी आदि। हामी दिन्छौँ विशेषज्ञहरूद्वारा व्यक्तिगत मार्गदर्शन, टप संस्थानको निशुल्क भ्रमण, करियर योजनामा सहयोग। अब किन पर्खाइमा? एसके लाइभ करियर गाइडेन्स इनिसिएटिभसँग जोड्नुहोस्। एसके लाइभ मिडिया तपाईको सपना पूरा गर्ने साथी। सम्पर्क गर्नुहोस् 8768384858।